द रिपब्लिकन विजन चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। डॉक्टर लक्ष्मण यादव बहुजन आंदोलन का एक बड़ा नाम, जेएनयू के पूर्व प्रोफेसर, प्रखर वक्ता, प्रसिद्ध साहित्यकार, आपने अपने साथ हुए अन्याय पर प्रोफेसर की डायरी नामक किताब लिखी, जिसमें आपने अपने आंदोलन का पूरा चरित्र लिख दिया। यह किताब ऑनलाइन पर बिक्री का इतिहास बन गई। हिंदी साहित्य में आपकी किताब निश्चित रूप से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के रिपब्लिकन जनता के लिए मील का पत्थर साबित होगी। डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी की किताब का मराठी आकृति का प्रकाशन नागपुर के डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कन्वेंशन सेंटर में माननीय डॉक्टर सुखदेव थोरात सर के हस्ते संपन्न हुआ। क्या है, इस पर खूब बातचीत हो। और अभी जो वक्तव्य हुआ थोराट सर का, मुझे लगता है कि इस तरह के वक्तव्य को तो रिकॉर्ड करके गांव-गांव ये बात समझाने की जरूरत है कि जो मेरी चिंता थी कलम और किताब बचाने की, उसको बचाना क्यों जरूरी है, उसे थोराट सर ने उसको अपने पूरे बीच में, तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और आयोजकों का भी बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ये मौका दिया। दो सवाल आए हैं। पहला सवाल ये है कि किताब जब ये कहती है कि रिजर्वेशन में आज भी, और थोराट सर को सुनने के बाद आप समझ गए होंगे कि अगर 2006 से 2011 के बीच यूजीसी के चेयरमैन के पद पर अगर आप न होते, फर्क कितना पड़ता है। कुर्सी वो तब भी थी, आपके पहले भी थी और आपके जाने के बाद भी है वहां। अब वहां वही लोग बैठे हैं जो वही सिलेबस ले आ रहे हैं, जो मोरल एजुकेशन के नाम पर कबीर के दोहे हटा करके तुलसी की वो चौपाई लगा रहे हैं जिससे कि नैतिक शिक्षा मिले। तो कुर्सी वही है, लेकिन व्यक्ति कैसे उस पॉलिसी को इफेक्ट करता है। उसके बाद भी हायर एजुकेशन में रिप्रेजेंटेशन एससी एसटी ओबीसी का हमने जो 2019-20 के आंकड़े निकाले, उसमें भी टोटल 10% पॉपुलेशन भी अभी तक रिप्रेजेंटेशन नहीं पाई है, जिसकी आबादी 90% है देश में। तो फिर क्रीम कहां है। और इसलिए ऐसे किसी भी फैसले का जो सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, उसका हम एक सवाल करते हुए यही पूछना चाहते हैं कि आपने कहा है कि आंकड़े साम्राज्य जुटाएगा, लेकिन इस मामले में तो क्रीमी लेयर का मामला ही नहीं शामिल था। शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के बीच सब क्लासिफिकेशन करने का मामला था, जो 20-30 साल 40 साल पुराना चला आ रहा था। 1975 में पंजाब ने एक नियम बना लिया था शेड्यूल कास्ट को डिवाइड करने का, फिर आंध्रा में वो, तेलंगाना में बना, महाराष्ट्र में कोशिश हुई। फिर 2004 और 2006 के दो फैसले थे। पंजाब सरकार बनाम वीरेंद्र सिंह मामला है और आंध्र प्रदेश सरकार बनाम चिन्नैया मामला। उसने कहा शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को डिवाइड नहीं कर सकते, और अब ये कह रहे हैं डिवाइड कर सकते हैं। हमें पूछ रहे कैसे, और आप कह रहे हैं आंकड़े बाद में जुटाएंगे। हमें लग रहा है कि ये हड़बड़ी है। ये फैसला अगर लेना है तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने संविधान में आर्टिकल 341, आर्टिकल 342 लिखा हुआ है कि वो फैसला सुप्रीम कोर्ट में होगा, बहस से होगा, आंकड़ों के साथ होगा, और अभी ये केवल बांटने के लिए किया गया है। ये मेरा क्लियर स्टैंड है। और ये बंटवारा इसलिए भी है कि इसका कोई आधार बनता नहीं। और क्रीमी लेयर के लिए मैंने एक लाइन में बोल दिया कि अभी कोई क्रीम तैयार ही नहीं हुई है जिसकी कोई लेयर बनाई जा सके। अरे 2000 साल तक था, और यही नागपुर है। इशारे में एक बात और कह दूं, किताब पर बात नहीं हो रही है, इधर हो रही है। यही नागपुर से बहुत सारे लोग देश चलाने का बात कर रहे हैं ना। उन्हीं में से एक ने बोला था 2000 साल तक हमारे लोगों ने हमारे ही समाज के एससी एसटी ओबीसी के साथ बहुत अमानवीय भेदभाव किया। याद आ रहा है ना, नागपुर से। तो 2000 साल तक जो शोषण हुआ है, 200 साल तक आरक्षण व्यवस्था में जारी रखनी चाहिए। उनको समझ में आ रहा है, क्योंकि उनको पता है कि समाज जाग गया है। पहले तो वही आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। उनकी अपनी किताब लिखी हुई है बंच ऑफ थॉट, उसमें लिखा गया कि केवल इकोनॉमिक बेस पर रिजर्वेशन होना चाहिए। ये तो हम शुक्रिया अदा करते हैं इस देश में, फूले शाह अम्बेडकर का लड़ाई थी इस देश में कि संविधान में हमें आरक्षण मिला। तो अभी ये आरक्षण इतना जल्दी कहां से कोई क्रीम तैयार हो जाएगी, इसलिए इसका तो मुखर विरोध करना चाहिए। इंदिरा साहनी मामले में क्रीमी लेयर ओबीसी में थोप दी गई, जिसको रिव्यू करना चाहिए। और क्लियर ये मेरा डिसीजन,
और बाकी देखिए, आज भी मैं यहाँ आपके सामने खड़ा हूं, किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर नहीं हूं। विचारधारा सबसे आगे और वैचारिक लड़ाई के आगे कोई और चीज दूसरी नहीं है। आज की विचारधारा कहती है कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो सोशल जस्टिस का फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले के तहत बिना आंकड़े के कोई भी इस तरह का अगर हमारे समाज के ऊपर हमला होता है तो हम समाज के बने हुए लोग उसका विरोध करेंगे, और जो भी उसके लिए करना हो, एकजुट होकर के आवाज उठाना हो, उस आवाज के साथ हम खड़े मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं और मेरी वाइफ मैं थोड़ा हम टीवी देख रहे थे और टीवी पे न्यूज आई कि लक्ष्मण यादव को वहां से नौकरी से उनको रिमूव किया है, परमानेंट नहीं किया। बहुत प्रमुख न्यूज थी। मेरी वाइफ जो है एकदम से उत्तेजित हुई, उसने कहा ये कैसे होगी? तो मैंने कहा आप इनको जानती है? मैं तो नहीं जानता हूँ कहती है। तो मेरी वाइफ जो है हिंदी लिटरेचर की है, दलित लिटरेचर की, और इनके अपने पुराने रिलेशन थे, तो वो बहुत, उसने मुझे पूरा फिर समझाया कि इनके साथ तो बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, ये बहुत अच्छे साहित्यकार भी। उस वक्त वो इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी में थी। तब से फिर इनकी पहचान डॉक्टर यादव की मुझे होने लगी, और इसके बाद में तो फिर वो जो पब्लिक डोमेन में आए और वो एक बहुत बड़ा हिस्सा बना। मैं समझता हूं कि एक 20 साल पहले समझ लीजिए, ये हमारी समझ थी कि शैक्षणिक संस्थाएं जो है, जो एक जिसमें पढ़े लिखे लोग होते हैं, स्टूडेंट भी पढ़ने के लिए आते हैं, टीचर भी पढ़ाते हैं, तो ऐसे संस्था में जाति के आधार पे या धर्म के आधार पे या लिंग के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इसकी तुलना में, सोसाइटी की तुलना में या गाँव की तुलना में। लेकिन वेमुला की केस में और उसके पहले कुछ 1-2 इंसिडेंट्स ने ये स्पष्ट किया था कि जो शैक्षणिक संस्था है वो भी जो समाज में जाति व्यवस्था है उससे परे नहीं है, उससे डिफरेंट नहीं। तो उर्मिला का इंसिडेंट्स और उसके बाद फिर बहुत सारी लगातार स्टेप बाय स्टेप सुसाइड देखने को मिली। तो उससे ये जाहिर हुआ कि एजुकेशन संस्थाएं जो है उसमें भी जाति व्यवस्था का, ब्राह्मणवाद का असर है और बहुत ज्यादा है। और मुझे याद पड़ता है कि जब यूसी का चेयरमैन था मैं, तब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के सेक्रेटरी मेरे कमरे में आए थे। उन्होंने कहा था कि थोड़ा सा मैं कमेटी बना रहे हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में सुसाइड हुआ है, तो उसकी आप इंक्वायरी कर दीजिए, काफ़ी इस पर जोश है। मैंने जब उस वक्त मेरे मिनिस्टर थे अर्जुन सिंह, उनको पूछा, उन्होंने कहा आप चाहे तो करिए, होगा तो कुछ नहीं। लेकिन मैंने कहा कि मैं कम से कम उस पर देख लूँ। इंक्वायरी कमेटी बैठी, मैंने कुछ रिपोर्ट बनाई, कोऑपरेशन मिला नहीं वहाँ से। लेकिन वो पहली शुरुआत थी कि शैक्षणिक संस्था में जातीय भेदभाव या ट्राइबल के आधार पर जो भेदभाव होता है वो क्या है, और कोई इंफॉर्मेशन देता नहीं था। तो एक स्टूडेंट था जिसने 25 दलित स्टूडेंट को, 85 स्टूडेंट थे और इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में बहुत ही एलीट इंस्टीट्यूशन है। 25 स्टूडेंट से मैंने क्वेश्चनर बनाए और उसने भर के मुझे दे दिया, और मैंने फिर परसेंटेज फॉर्म में सामने निकाला कि कितने % बच्चे जो है डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं क्लास में, रिटन एग्जामिनेशन में, वार्ड हॉस्टल में, डाइनिंग हॉल में। तो परसेंटेज देख के जब टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस में न्यूज आई तो काफ़ी लोग शॉक हुए, और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के टीचर जो है वो शॉक हो गए। वो कहते ये बात सही नहीं है, ये गलत है, उन्होंने रिपोर्ट एक्सेप्ट नहीं किया।
उसके बाद फिर सीरीज ऑफ काम शुरू हो गया। सुसाइड भी रुका नहीं। उसके बाद आप देखेंगे बॉम्बे में हुआ, उसके बाद IIT मुंबई में हुआ, फिर उसके बाद दिल्ली IIT में 2 हुई, अभी वहाँ और इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में दोबारा हुआ। तो पिछले 15-20 साल में एक देखेंगे कि आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एक स्टूडेंट का जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो बाहर है। और अभी आप देखेंगे कि सुकुमार जो यूनिवर्सिटी की पॉलिटिकल साइंस की प्रोफेसर है, उनकी किताब आई है डिस्क्रिमिनेशन इन हायर एजुकेशन, और भी राइटिंग की बहुत सारी। हमारे वर्धा में जो मान्य जो साहब है जो चलाते हैं, उन्होंने भी बहुत इस पर काम किया है। लेकिन मुझे ये लगता है कि टीचर के प्रति जो डिस्क्रिमिनेशन होता है और जो वो सिचुएशन फेस करते हैं, ये बाहर नहीं आती। और ये जो किताब है, मेरा ख्याल है ये शुरुआत है कि ये किताब जो दलित, OBC, आदिवासी बैकग्राउंड के जो टीचर्स हैं, लेक्चरर्स हैं यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में, उनको भी डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, लेकिन वो बोलते नहीं, बाहर नहीं आते। और इस किताब में मेरा ख्याल है वो जो इशू है उसको एकदम सामने लाया है। सो ये एक इतिहास में नाम होगा जब आगे चल के काम होगा कि भाई टीचर का डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता है। ये शुरुआत होगी, देख लीजिएगा, जैसे वेमुला के साथ हुई है, वैसे लक्ष्मण यादव के साथ हुई है। और उन्होंने वो जिस हिम्मत से इस बात को सामने लाया, तो मेरा ख्याल है ये टीचर का जो डिस्क्रिमिनेशन है, तो उन्होंने अच्छा किया कि लिखी है और ऑटोबायोग्राफिकल फॉर्म में लिखी है। आप दलित साहित्य का इतिहास देखेंगे तो आपको पता है कि शुरू में दलित साहित्य पोइट्री लिखते थे और शॉर्ट स्टोरी लिखते थे, उसकी क्रिटिसिज्म होती थी कि नहीं भाषा ठीक नहीं है और आप जो है आपका एक्सपीरियंस वो सही नहीं है, आप बना रहे हो अपने पोइट्री के थ्रू, शॉर्ट स्टोरीज के थ्रू। उसके बाद दलित लिटरेरी फिगर ये किया कि आप हमारी लाइफ को सही नहीं मानते हो, तो उन्होंने एक नया फॉर्म क्रिएट किया जिसको हम ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग कहते हैं। शुरुआत हुई फिर दया पवार से, अपने मेश्राम अकोला के जो थे, 8 विषय पक्षी, उसने तो बिल्कुल शुरुआत की लिटरेचर की एक तरीके से, कांबड़े। उसके बाद जो नामदेव रसाल, बाबूराव बागुल, तो ये सारा फिर ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग जो आया, तो उसने तो सारे समाज को एक सामने रख दिया, एक चादर की तरह की आपका समाज ऐसे है। और इसकी आप लैंग्वेज देखो, क्या कहना है वो कहो कि ये लिटरेचर है या नहीं। लेकिन फिर ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग वो फॉर्म बनी जो इतनी सख्त लिटरेरी फिगर बनी कि फिर उसके बाद उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ, कुछ और भाषा में हुआ। दया पवार को फोर्ड फाउंडेशन का अवार्ड मिला, नामदेव रसाल को रशिया का अवार्ड मिला। मेरा ख्याल है ये जो किताब है, लक्ष्मण यादव की जो किताब है, इसकी ये शुरुआत है कि इन्होंने अपना दिल, अपना अनुभव, अपना एक्सपीरियंस बड़े ऑनेस्टी के साथ और हिम्मत के साथ सामने रखा हुआ है। और किस पे काम होगा अब उनकी जो ऑनेस्टी है, उनकी जो हिम्मत है, उसकी भी बैकग्राउंड है। उन्होंने कहा कि उनके फादर जो है लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए थे, पत्रिका चला रहे थे, लेकिन आजमगढ़ की अपनी हिस्ट्री भी है, प्रोग्रेसिव मूवमेंट की। द ग्रेट राहुल साकुताया बुद्धिस्ट भी थे, भिक्खू भी बने, उसके बाद फिर वो कम्युनिस्ट पार्टी में भी उसका एसोसिएशन था। तो आजमगढ़ बड़ा फेमस है। ये तो मैं एक नाम दे रहा हूँ, हमारे दोस्त तुलसीराम जो थे, जो यहाँ से एक मैगजीन भी चला रहे थे, बहुत नामी साहित्यकार, उनकी भी अपनी ऑटोबायोग्राफी है, बहुत पावरफुल ऑटोबायोग्राफी है, मुर्दैया, वो पढ़नी चाहिए आपने। तो ये दलित साहित्य का मैगजीन नागपुर से निकल रहा था, फाइनेंस नागपुर से आता था और वो कर रहे थे, उनकी अनटाइमली डेथ हो गई। तो मेरा ख्याल है आजमगढ़ की मिट्टी से और हवा से लक्ष्मण यादव वहां से